सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के दो म्यूचुअल फंड्स को, जिनका नाम है HDFC डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर करने वाले हैं नए लॉन्चिंग NFO से, जिसको यहाँ पर लॉन्च किया है मोतीलाल ओसवाल कंपनी ने, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड NFO को। दोनों डिफेंस सेक्टर के फंड है, तो इनको लेके आपके मन में कन्फ्यूजन जरूर होगा कि इनमें से कौन सा फंड आपके लिए बेटर है, कौन से में आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन से में आपको नहीं करना चाहिए। वो आपको इन दोनों डिफरेंस को मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा। अगर आपको केवल इस NFO के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ये वाला वीडियो है जिसमें मैंने इस NFO के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बता रखी है, वो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल कंपेयर करेंगे इनके डिफरेंसेज को। तो सबसे पहले जो HDFC का जो म्यूचुअल फंड है, इसको लॉन्च हुए 1 साल हो गया है, 1 ईयर ओल्ड ये म्यूचुअल फंड है। हमारे पास में लास्ट के 1 ईयर का कंप्लीट डेटा मिलने वाला है कि इस म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, कौन कौन सी कंपनीज है, उन कंपनीज का क्या रिटर्न रहा है, उनमें कितना यहाँ पर चेंजेज आया पोर्टफोलियो में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल एक NFO है, कम डिटेल मिलने वाली है, ज़्यादा डिटेल हमारे पास में इसमें अवेलेबल नहीं है। तो पहला डिफरेंस ये कि ज़्यादा डिटेल मिलने की वजह से यहाँ पर हम इसको और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे बजाय कि मोतीलाल ओसवाल के NFO के कंपैरिजन में। दूसरा यहाँ पर बात करें इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आज ही करते हैं या कल करते हैं, या फिर जैसे आप इसको 18 जून में के अंदर आप इसको खरीदते हैं, तो आपको 18 जून को ही यहाँ पर NAV मिल जाएगी या 19 जून को ही यहाँ पर NAV मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मोतीलाल ओसवाल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो NAV मिलेगी वो 28 जून को यहाँ पर मिलेगी, जो कि यहाँ पर ये नहीं कि आज आपने इन्वेस्ट किया आज ये NAV मिल गई। इसकी NAV की अलॉटमेंट डेट फिक्स है, 28 जून को यहाँ पर अलॉटमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस HDFC में आपको जब चाहिए तब आप इन्वेस्ट करिए, तब आपको उस दिन की नेक्स्ट डे की NAV मिल जाएगी, जबकि मोतीलाल के लिए आपको 28 जून का यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, अब देखिए यहाँ पर आपको मोतीलाल ओसवाल की NAV आपको देखने को मिलेगी 10 रुपीज़ की, और HDFC की जो NAV है वो आपको मिलेगी 23.42 रुपीज़ की। तो आपको कई जो नए इन्वेस्टर हैं उनको लग रहा होगा कि यार ये महंगा है और ये जो मोतीलाल ओसवाल का NFO है वो सस्ता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये कोई शेयर नहीं है। शेयर के केस में होता है कि अगर किसी शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ की है तो 23 यहाँ पर हो गई है तो यहाँ पर ये महंगा होगा। ये केवल शेयर के केस में होता है, म्यूचुअल फंड के केस में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको NAV अलॉट होती है। NAV का मतलब होता है कि आपको, जिसे अगर मान लो इसकी NAV 10 रुपीज़ की है तो इसका मतलब है कि आपको जो एक यूनिट है वो आपको 10 रुपीज़ की मिलने वाली है, जबकि यहाँ पर जो है एक यूनिट की जो प्राइस है वो यहाँ पर 23 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर यूनिट की प्राइस यहाँ पर महंगी हो गई है। यहाँ पर आपको कम यूनिट्स मिलेगी, जहाँ जैसे कि अगर आप यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के अंदर जाते हैं तो मोतीलाल ओसवाल के अंदर आपको यहाँ पर अगर 100 यूनिट मिलती है तो यहाँ पर आपको 80 यूनिट मिलेगी या 70 यूनिट यहाँ पर मिलने वाली। तो यूनिट्स आपको यहाँ पर कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इस यूनिट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है आपके रिटर्न्स पर। रिटर्न्स पे इम्पैक्ट ये करता है कि आपने कब से यहाँ पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है। तो यहाँ पर आपको NAV पर ध्यान नहीं देना है। दोनों की NAV आप ये मान सकते हैं कि NAV उसकी 10 है, इसकी 23 है, तो उसका कोई इम्पैक्ट यहाँ पर आपके लिए नहीं होने वाला। अब एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि HDFC जो म्यूचुअल फंड है उसका एक्सपेंस रेशो 0.7% है, जबकि यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का अभी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्सपेंस रेशो डिक्लेयर नहीं किया गया। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड दोनों में लगने वाला है। इसमें लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर आप निकाल देते हैं तो, और जबकि मोतीलाल ओसवाल के अंदर आप 15 डेज के अंदर आप पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्ट करने के बाद आपको पछतावा होता है कि आपने गलत इन्वेस्ट कर दिया या पैसा निकालना चाहते हो तो मोतीलाल ओसवाल इसके लिए बेस्ट है। इसके लिए आपको यहाँ पर एग्जिट लोड 15 दिन के अंदर निकालते हैं तो देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको एग्जिट लोड यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब म्यूचुअल फंड लॉन्च हो जाएगा तो इस एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड के अंदर भी यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं डिफेंस के में, तो आपको अगर आप SIP करते हैं तो आप SIP कर सकते हैं, लेकिन आपको SIP का जो अमाउंट है मिनिमम वो 100 रुपीज़ का आपका रहने वाला है। तो अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं पर मंथ के बेसिक पे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्वार्टरली करते हैं, मंथली करते हैं या कैसे करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जबकि आप अगर मोतीलाल ओसवाल के अंदर आप SIP करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का मिनिमम आपको SIP करना ही
होगा, जो कि दोनों कोई बड़े अमाउंट नहीं है, इतना तो आपका एसआईपी करने का बनता है। अगर हम लमसम की बात करें, यानी कि अगर आप एक बार में पेमेंट करते हैं, तो अभी यहाँ पर जो एचडीएफसी का फंड है उसके अंदर लमसम पेमेंट को यहाँ पर बंद कर रखा है, आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आप मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो आप यहाँ पर अभी यहाँ पर 500 रुपीज़ से मिनिमम 500 रुपीज़ आप लमसम कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपीज़ का करते हो। आप 5000 का भी कर सकते हो, 1 लाख रुपीज़ का भी आप कर सकते हो, 2 लाख रुपीज़ का भी आप कर सकते हो, कितना भी आप लमसम पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो, ये यहाँ पर फैसिलिटी है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर मुझे तो एक ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए एचडीएफसी डिफेंस फंड की अच्छी बात ये है कि ये इस फंड को लॉन्च हुए 1 ईयर हो गया है, तो यहाँ पे 1 ईयर में इसका पोर्टफोलियो क्या रहा है, पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, उसने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। जबकि अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो नया एनएफओ है, तो यहाँ पर इसकी होल्डिंग्स का हमें अभी पता नहीं लग पाएगा। इसकी होल्डिंग्स का हमें पता लग पाएगा 28 जून के बाद में कि ये कौन कौन से शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो ये एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है कि एचडीएफसी के जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी ही यहाँ पर मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पर बेसिक डिटेल यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका जो इक्विटी की होल्डिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं 96.5% है, इंडस्ट्री में 68% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी में 16% का इनका इन्वेस्टमेंट है, और बेसिक मटेरियल्स में इनका 14.7% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है इनके पास में, जो होल्डिंग है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, जिसकी होल्डिंग है इनके पास में लगभग 20% की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो होल्डिंग है वो 18% की है। और यहाँ पर हम इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। हिस्ट्री का मतलब है कि इन्होंने उस फंड में कितने परसेंट की यहाँ पर होल्डिंग्स को बढ़ाया है, कितने परसेंट की होल्डिंग्स को घटाया है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं पहले आपको जो मेन है जिसमें होल्डिंग सबसे ज़्यादा है उसका मैं आपको हिस्ट्री चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जून के अंदर इनकी जो होल्डिंग्स थी वो थी यहाँ पर 408% से इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया, फिर इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर कम किया था, फिर कम किया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को पर मंथ इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया भी है और यहाँ पर घटाया भी है। दूसरा अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की हिस्ट्री को, तो यहाँ पर भी इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर कम नहीं किया है। तो देखिए सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है कि जिन्होंने अपनी होल्डिंग्स को कम नहीं किया है, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। देखिए यहाँ पर जो इनका जो यहाँ पर पहले होल्डिंग्स थी स्टार्टिंग में 6.83%, वो आप देख सकते हैं बढ़कर कितनी हो गई है, 18 गुना हो गई, लगभग 3 गुना इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर इस शेयर की होल्डिंग को यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया, क्योंकि इनको इस शेयर के अंदर ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, इसलिए इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर बढ़ाया है। सबसे ज़्यादा जिस होल्डिंग को इन्होंने बढ़ाया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवोलॉन टेक्नोलॉजी की होल्डिंग्स को इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाया है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले इनकी जो होल्डिंग्स थी इसके अंदर वो थी लगभग 6 करोड़ की, आज इनकी है लगभग 53 करोड़ की। तो इन्होंने देख सकते हैं आप जनवरी 31 में आप देख सकते हैं इन्होंने 95% की होल्डिंग बढ़ाई है। इन्होंने अभी इसको रिसेंटली ऐड किया, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर जनवरी में दिसंबर में ऐड किया है इन्होंने, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। फिर 188% होल्डिंग बढ़ाई है इन्होंने अचानक फरवरी में, फिर 19% बढ़ाई है, फिर 33% बढ़ाई है। तो इस फंड में इन्होंने अच्छी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है एवोलॉन टेक्नोलॉजी में। तो अगर आपको एक टिप और बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको लगता है ना कि यार आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी शेयर को बाय करना चाहते हैं, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में जाइए और इस तरह के पैटर्न को देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एवोलॉन टेक्नोलॉजी को इन्होंने होल्डिंग्स को मंथ ऑन मंथ बेसिक पे यहाँ पर बढ़ाया है। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने पूरी रिसर्च करी होगी फंड मैनेजर ने, उसके बाद ही यहाँ पर होल्डिंग्स को बढ़ाया। तो इसका मतलब अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते, फंड मैनेजर की रिसर्च के बेस पे काम करना चाहते हो, तो आपके पास में एक शॉर्ट ट्रिक है, आपने इन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इनकी यहाँ पर होल्डिंग रहने वाली है, और ये टोटल यहाँ पर 15 शेयर यहाँ पर इनके 15 शेयर यहाँ पर इनके रहने वाले हैं, ठीक है। जबकि मोतीलाल ओसवाल के अंदर हमको इस तरह का कुछ भी यहाँ पर देखने को अभी इस टाइम पर नहीं मिलने वाला। देखिए एचडीएफसी और मोतीलाल ओसवाल का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। तो हमें ये कंपेयर करना ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट किया है या नहीं किया है, क्या जो फंड मैनेजर है वो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को भी बीट कर पाए या नहीं कर पाए, वो मैं आपके लिए कंपेयर करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल को तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अभी यहाँ पर लॉन्च ही हुआ है वो, और एचडीएफसी को तो लॉन्च 1 ईयर हो गया, तो यहाँ पर एचडीएफसी को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एचडीएफसी का 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर है आपका 58% का, और यहाँ पर बेंचमार्क का 6 मंथ का रिटर्न है 73% का। तो बेंचमार्क ने 6 मंथ में
बेंचमार्क ने 6 मंथ में HDFC के म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, यानी कि इसके जो म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर हैं वो बेंचमार्क इंडेक्स को यहाँ पर बीट नहीं कर पाए। अब हम 1 ईयर का भी देख लेते हैं। तो 1 ईयर के अगर हम रिटर्न को देखें तो 1 ईयर में जो रिटर्न है वो है 133% का रिटर्न इस HDFC का। अब बेंचमार्क का रिटर्न देख लेते हैं 1 ईयर का। तो 1 ईयर का जो बेंचमार्क का रिटर्न है वो है 153% का, उसका है 133% का और ये है 153% का। तो 1 ईयर में भी यहाँ पर HDFC के जो फंड है उसने बेंचमार्क को बीट यहाँ पर नहीं किया है। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार HDFC में करें या मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट करें, तो कुछ डिफरेंस तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बाकी जो मोटा डिफरेंस है ना वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। HDFC में कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड हैं वो तो आपको यहाँ पे पता लग ही जाएगा, किसी भी ब्रोकर की ऐप में होल्डिंग में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। मोतीलाल ओसवाल का भी आपको पता नहीं लगेगा, 28 तारीख के बाद में ही इसको आपको पता लग पाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका इसका जो बेंचमार्क है उसके अंदर आप कंपनी देखिए, इसका जो कंपनियां यहाँ पर है देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग कंपनी की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड ने लास्ट के 1 ईयर में 616% रिटर्न जनरेट करके दिया है। और ये कोचिन शिपयार्ड जो है HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर उसके पोर्टफोलियो में नहीं है। ये मेजागोन डॉक शिप भी यहाँ पे उसके पोर्टफोलियो में नहीं है, जिसने 218% रिटर्न जनरेट करके दिया है। और यही कारण रहा है कि जो HDFC का म्यूचुअल फंड है उसने बेंचमार्क से भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके आपको नहीं दिए हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर। और साथ में आपको जब ये मोतीलाल ओसवाल का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे SIP करना चाहते हैं 10,000 रुपये की, ठीक है, तो आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करिए आप HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर। 5,000 रुपये को आप होल्ड करिए अभी 30 जून तक। 30 जून के बाद में हमें ये पता लग जाएगा कि मोतीलाल ओसवाल के अंदर कौन कौन सी कंपनीज होने वाली है। अगर वो कंपनी जो है मोतीलाल ओसवाल के अंदर वो कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर HDFC के अंदर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड हो गया, मेजागोन डॉक हो गया, टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज जो कि यहाँ पर HDFC में नहीं है, तो आप मोतीलाल ओसवाल के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं 5,000 रुपये से, और है ना। तो 5,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा HDFC में, 5,000 का हो जाएगा आपका मोतीलाल ओसवाल में। अगर आपको देखने को मिलता है कि यार जो कंपनीज यहाँ पे HDFC के अंदर हैं वही कंपनी आपकी मोतीलाल ओसवाल के अंदर है और आप 10,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं, तो आप 5,000 की SIP अभी करिए और 5,000 की SIP आप HDFC के अंदर ही कंटिन्यू रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप मोतीलाल ओसवाल के अंदर जाएँ। अगर पोर्टफोलियो में चेंजेज हैं तो ही आप उसके अंदर जाइए, अदरवाइज आप उसके अंदर मत जाइए। तो आप पोर्टफोलियो के लिए आप देखिए कि आपकी जो इसका जो बेंचमार्क है उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी परफॉर्म कर रही है, कौन कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी पोर्टफोलियो में है या नहीं है, वो सब चीज़ आपको चेक करनी है। अगर वो उसके पोर्टफोलियो में नहीं है और ये जो मोतीलाल ओसवाल के पोर्टफोलियो में है, तो आप मोतीलाल ओसवाल के अंदर बने रह सकते हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनर के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको एरोनिक्स एंड डिफेंस कंपनीज आपको मिलेगी 22 कंपनी, जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इनका जो PE है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 का PE है, 52 का PE है, 56 का PE है। तो अभी इसके जो इंडस्ट्री का PE जो चल रहा है वो इनका एवरेज PE चल रहा है 83 रुपीज़ का। तो अभी यहाँ पर बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो अपने इंडस्ट्री के PE से भी यहाँ पर कम पे चल रही है। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी कंपनी जो है अभी अपने इंडस्ट्री के PE के लेवल से भी यहाँ पर कम चल रही है, यानी कि ये सस्ती कंपनियाँ हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी बाई नहीं करना चाहते तो आप इन कंपनीज को एक बार थोड़ा रिसर्च कर लेना कि ये जो है इनके म्यूचुअल फंड के अंदर भी हैं या नहीं है, और इन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने इनके अंदर कितनी होल्डिंग्स को बना रखा है, कितनी होल्डिंग्स में इनकी, जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री चेक करके, तो इन कंपनियों को आप एक बार एनालिसिस करिए, थोड़ा देखिए इनके बारे में, तो आप इन कंपनीज को भी अपने पोर्टफोलियो में रख के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना म्यूचुअल फंड के भी, है ना। तो आप उसके अंदर अपना टारगेट सेट करके आप कि जिस प्राइस के ऊपर सेल करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमें पता नहीं लगता कि किस प्राइस के ऊपर उन्होंने बाय किया, किस प्राइस के ऊपर सेल किया है, क्योंकि वहाँ पर तो हमको केवल सिर्फ NAV मिलती है जिसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, खुद का बास्केट बनाना चाहते हैं, तो डिफेंस सेक्टर की ये कंपनीज है, आप इनका खुद का बास्केट बना लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इनमें भी आप SIP मोड के अंदर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको HDFC म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर जो नए इन्वेस्टर हैं वो आप वेट करिए, मोतीलाल ओसवाल के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको अभी 24 जून तक ही करना है, 28 जून के बाद में भी ओपन एंडेड है, आप उसके बाद में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इसके पोर्टफोलियो को देख के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।